नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे देश विदेश की बेहद ही बड़ी और ताज़ा खबरों के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, हर जानकारी को विस्तार से बताएंगे। तो बिना वक्त गवाए बात करते हैं आज की पहली ताज़ा खबर पर। देश में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारी बिजली से चलेगी मेट्रो। और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मारा गया गैंगस्टर विकास दुबे। पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताएंगे। और उत्तर प्रदेश में फिर से लॉकडाउन, सब कुछ रहेगा बंद। कितने दिन का होगा लॉकडाउन और क्या क्या सुविधाएं होगी बंद, वीडियो में आगे बताएंगे। और इसी के साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी ने निरस्त किया परीक्षा का टाइम टेबल। राज्य सरकार से निर्देश मिलने के बाद आया आदेश। और यूरोपीय देशों के बाद अमेरिका ने भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ान पर लगाई रोक। क्या है कारण, जानेंगे आगे। और पंजाब नेशनल बैंक में हुई 3,688 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी। क्या होगा इससे ग्राहकों पर असर, वीडियो के आगे बताएंगे। तो बात करते हैं पहली ताज़ा खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के रीवा में बने अल्ट्रा मेगा और सौर ऊर्जा प्लांट देश को समर्पित कर दिया है। मोदी ने कहा है कि मध्य प्रदेश साफ सुथरी और सस्ती बिजली का हब बन जाएगा। इससे हमारे किसानों, मध्यम और गरीब परिवारों और आदिवासियों को फायदा होगा। हमारी संस्कृति में सूर्य का विशेष महत्व रहा है। उन्होंने एक संस्कृत के श्लोक से समझाया कि जो उपासना के योग्य सूर्य हैं वे हमें पवित्र करें। सूर्यदेव की इस ऊर्जा को आज पूरा देश महसूस कर रहा है। रीवा में ऐसा ही एहसास हो रहा है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विभिन्न सौर ऊर्जा परियोजना के माध्यम से मध्य प्रदेश भविष्य में 10,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अहम योगदान देगा। और बात करते हैं अगली खबर पर। कानपुर में 2 जुलाई को 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी विकास दुबे गिरफ्तारी के महज 24 घंटे के अंदर मारा गया है। उज्जैन से कानपुर लाते समय भागने की कोशिश कर रहे मोस्ट वांटेड विकास दुबे को एसटीएफ में मुठभेड़ में मार दिया। इस दौरान पुलिस के 4 जवान भी घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक जिस गाड़ी से पुलिस विकास दुबे को कानपुर ला रही थी, रास्ते में वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दौरान मौके का फायदा उठाकर विकास ने भागने की कोशिश की। साथ ही उसने घायल पुलिसकर्मी से पिस्टल भी छीन ली। मौके पर एसटीएफ के साथ विकास दुबे की मुठभेड़ शुरू हुई और गोली लगने से उसकी मौत हो गई है। वही बढ़ते हैं अगली खबर पर। अनलॉक में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन करने की घोषणा कर दी है। योगी सरकार ने राज्य में एक बार फिर 3 दिन के पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। ये लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक पूरे राज्य में लागू रहेगा। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं का ही कामकाज अनुमति होगी। यूपी में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 31,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक 862 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। राज्य में जैसे जैसे कोरोना का जांच का दायरा बढ़ रहा है, संक्रमितों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। इसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों ने उत्तर प्रदेश को फिर लॉकडाउन वाली स्थिति में लाकर खड़ा किया है। एक दिन के जनता कर्फ्यू की तरह ही यूपी की योगी सरकार ने भी अनलॉक 2 के बीच 3 दिन के लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। शुक्रवार रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक के लिए सभी कार्यालय, होट, बाजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद करने के आदेश जारी किए हैं। और बढ़ते हैं अगली खबर पर। यूनिवर्सिटी कॉलेज में बिना परीक्षा के छात्रों को प्रमोट करने की घोषणा के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी ने परीक्षाओं का टाइम टेबल निरस्त कर दिया है। यूनिवर्सिटी ने पिछले हफ्ते ही 15 जुलाई से यूजी पार्ट 3 और पीजी फाइनल की परीक्षा का टाइम टेबल जारी किया था। यूजी फाइनल में 1,25,000 और पीजी में 50,000 छात्र हैं। राज्य सरकार के निर्देश मिलने के बाद टाइम टेबल निरस्त करने के आदेश निकाले गए हैं, लेकिन परीक्षाओं को लेकर छात्रों के बीच असमंजस बरकरार है। यूनिवर्सिटी ने एक आदेश में कहा है कि राज्य सरकार के निर्देश मिलने के बाद ही आगामी सूचना दी जाएगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सभी कक्षाओं की परीक्षाएं नहीं कराते हुए अगली कक्षा में प्रमोट करने के निर्देश दिए हैं, जबकि यूजीसी की गाइडलाइन में फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा कराने के लिए कहा गया है। वही बढ़ते हैं अगली खबर पर। एक दिन पहले ही यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पाकिस्तान सरकार की विमानन कंपनी पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी है। और वही ब्रिटेन ने 3 एयरपोर्ट पर पीआईए को बैन कर दिया है, तो वियतनाम ने भी देश में काम कर रहे सभी पाकिस्तान पायलट्स पर रोक लगा दी है। इसी तरह मलेशिया ने भी पाकिस्तान लाइसेंस वाले पायलटों पर अस्थायी रोक लगाई है।
संयुक्त अरब अमीरात ने भी पाकिस्तानी स्टाफ की जांच शुरू कर दी है। आतंकवाद सहित कई मुद्दों को लेकर दुनिया में अपनी छवि को बेहद खराब कर चुके पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत ही बड़ा धब्बा है। सरकारी कंपनी ने फर्जी और संदिग्ध लाइसेंस की वजह से पहले अपने 1/3 पायलट्स को हटा दिया गया है। वही बात करते हैं अगली खबर पर। पंजाब नेशनल बैंक ने गुरुवार को कहा कि उसने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यानी DHFL के NPA खाते में 3,688 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के बारे में RBI को जानकारी दी है। DHFL उस समय सुर्खियों में आई थी जब रिपोर्ट में कहा था कि उसने कई मुखौटे कंपनियों के जरिए कुल 97,000 करोड़ रुपए के बैंक कर्ज में से कथित रूप से 31,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी की। उसने कहा है कि बैंक पहले ही तय मानदंडों के तहत इसके लिए 1,246 करोड़ रुपए का प्रावधान कर चुका है। रिजर्व बैंक ने पिछले साल नवंबर में समस्या में फंसी आवास ऋण देने वाली कंपनी DHFL को ऋण शोधन कार्यवाही के लिए भेजा था। वह पहली वित्तीय सेवा कंपनी है जो कर्ज समाधान को लेकर NCLT गई। कंपनी में पिछले साल नियमों के कथित उल्लंघन की रिपोर्ट के बाद SFIO समेत विभिन्न एजेंसियों ने जांच शुरू की है और एक्सपर्ट का मानना है कि इससे बैंक के ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा, उनका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन शेयर में गिरावट आ सकती है, ऐसे में निवेशकों को कुछ नुकसान हो सकता है। वही बढ़ते हैं अगली खबर पर। सामान का कंट्री ऑफ ओरिजिन नहीं बताने पर ई-कॉमर्स कंपनियों को देना होगा ये भारी जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट के कंट्री ऑफ ओरिजिन की जानकारी नहीं दी तो 1 लाख रुपए से लेकर 1 साल तक की जेल हो सकती है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जारी हर प्रोडक्ट के कंट्री ऑफ ओरिजिन की सूचना देनी होगी। उपभोक्ता मंत्रालय ने सभी राज्यों और ई-कॉमर्स कंपनियों को सरकार के फैसले का कड़ाई से पालन करने के लिए चिट्ठी लिखी है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मिशन को सफल बनाने और इसके जरिए ही बाजार से चीन सामान को समेटने के मकसद से सरकार लगातार कई कदम उठा रही है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड हर प्रोडक्ट पर कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी प्रोडक्ट कहाँ बना या कहाँ से आयातित किया गया है, इसकी सूचना ग्राहकों को देना अनिवार्य होगा। मौसम विभाग ने बिहार में 6 जिलों में रेड और 32 जिलों में ब्लू अलर्ट जारी किया। 70 mm से ज़्यादा बारिश की आशंका। पूर्वी पश्चिम चंपारण और सीतामढ़ी और मधुबनी, सुपौल और अररिया के रेड अलर्ट हैं। इन इलाकों में भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि इन 6 जिलों के ऊपरी हिस्से में चक्रवाती हवाओं के सक्रिय होने के साथ ही टर्फ रेखा गुजर रही है। इसकी वजह से भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि ब्लू अलर्ट वाले पटना सहित 32 जिलों में तेज हवा के साथ मध्यम और हल्की बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी से आने वाले निम्न हवा के दबाव और अरब सागर के ऊपरी हिस्से पर चक्रवाती हवाओं की वजह से बिहार के सभी जिलों में बारिश हो रही है। पटना में 1 जून से 9 जुलाई तक 400 mm बारिश रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 135.2 mm से अधिक है। लेकिन बारिश के बाद भी यहाँ लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। दिन के तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जबकि रात का तापमान स्थिर है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर पर। सेना ने निवासी ऐप्स पर बैन लगाया। रक्षा मंत्रालय ने 13 लाख जवानों से कहा डेली हंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे ऐप्स डिलीट करें। 15 जुलाई तक मोहलत दी है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना के 13 लाख जवानों और अधिकारियों को अपने फ़ोन से डेली हंट न्यूज़ ऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जूम और पबजी सहित निवासी ऐप जुलाई तक हटाने को कहा गया है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इन ऐप के जरिए देश की संवेदनशील सूचनाएं लीक हो रही हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा है वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।